Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Agricultural Economics Econ 4140 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. ओके जी क्लास, हम इसको आज ख़त्म करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट्स की हमने बात की थी, सोर्स ऑफ रिस्क की बात की थी, इम्पैक्ट्स ऑफ रिस्क की बात की थी, फिर हमने कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ देखी रिस्क में क्या होती है, और फिर हम इसको एलेबोरेट किया कि हमने इसको कंप्रीहेंसिव फॉर्म में कि किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्शन रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट और मार्केटिंग रिस्क मैनेजमेंट की हमने बात की। और आज हम इसको ख़त्म करेंगे। एक हम फर्दर वी विल स्टडी द एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन एग्रीकल्चर। हम उनके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, उनके बेनिफिट्स पढ़ेंगे, और फिर हम क्लासिफिकेशन बाय लेवल एंड टाइम ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। कुछ टाइम होता है एक्स एंटे एंड जो है एक्स पोस्ट आपकी कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि टाइम फ्रेम के लिहाज से कुछ स्ट्रेटजीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टाइम को कंसिडर करना पड़ता है फार्मिंग के अंदर, तो हम कुछ उसकी बात करेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर्स के कुछ स्नैपशॉट्स हैं। इसको आज हम फर्दर जो है वो इसको इस लेक्चर को रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को हम ख़त्म करेंगे, जो तकरीबन 5 से 6 लेक्चर्स में हमने कवर किया है। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन बाय लेवल एंड द टाइम ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। नॉट ऑल स्मॉल फार्मर ऑफ कोर्स यूज़ ऑल द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। हमने जो पर्टिकुलरली रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ 19 और 20 लेक्चर्स में पढ़े हैं, ये लाजमी नहीं है कि वो सारी की सारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ जो है वो फार्मर अडॉप्ट करे। इसमें वो कम्बिनेशन ऑफ सम स्ट्रेटजीज़ द फार्मर्स आर यूजिंग, और ये देखना ये होता है कि लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन क्या है, कौन सी ऐसी है जो स्मॉल फार्मर्स जिसके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ लैंड है, वो कौन सी लीस्ट कास्ट कम्बिनेशन के साथ जो है वो स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करे। ये एक पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एक अफेक्टिव मेथड हो सकता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। मैं अगर लिस्ट बनाऊं मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ की, तो सबसे बड़ी मेरी जो प्रायोरिटी होगी वो है इंफॉर्मेशन। आप ये देखें कि मोस्टली कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर का नाम जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो अकेला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है। तो एक्सटेंशन वर्ड जो है वो इसी इंफॉर्मेशन को, इसी जो अवेयरनेस को शो करता है कि लेटेस्ट टेक्निक्स या न्यू टेक्नोलॉजी या अफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ फार्मर को बताई जाएं, ताकि जो है वो हर लेवल पे फार्मर जो है इसको अडेप्ट कर पाए, और लीस्ट कास्ट कम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द फार्मर एबिलिटी वो डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ जो है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को अडेप्ट कर सके। और राइट देयर यूज़ वेरी, जो हमने जो अडेप्टेशन जो हमने जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ पढ़ी हैं, देयर यूज़ वेरीज़ बाय एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। और ये इसलिए कम्बिनेशन डिफरेंट फार्मर डिफरेंट कम्बिनेशन यूज़ करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में डिफरेंट होती है, और इसलिए चूँकि एग्रीकल्चर रीजन टू रीजन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करती है। क्यों ऐसा होता है कि शेखपुरा में या सरगोदा में ही ज़्यादा राइस जो है, शेखपुरा या गुजरांवाला में बेस्ट क्वालिटी राइस होता है, और क्यों ऐसा होता है कि सिट्रस जो है किन्नू जो है ये सरगोदा में क्यों जो है वो बेस्ट फिट है। तो इसलिए डिवीज़न टू डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एंड विद इन द डिस्ट्रिक्ट ये मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज वेरी कर सकती हैं। बट वट एवर कम्बिनेशन ऑफ रिस्क स्ट्रेटजीज इज़ यूज, दे फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फार्मिंग सिस्टम डिवेल्प्ड बाय स्मॉल फार्मर ओवर द सेंचुरीज इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। और ये ऐसा नहीं है कि ये मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं ये किसी पॉलिसी मेकर ने या किसी ने इस तरह एडवाइस कर दी। तो चूँकि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ जो होती हैं, और मोस्टली जो हम कहते हैं ना कि नॉर्म्स वैल्यूज़ और इस तरह का कल्चर, ये बड़ा लिंक करता है एग्रीकल्चर के सेक्टर्स के साथ। जो मोस्टली सबसे पहला बिज़नेस हुआ क्या करता था, वो एग्रीकल्चर ही हुआ करता था।
जो आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले इस तरह का वेल एस्टेब्लिश इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर तो नहीं हुआ करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर ही था। तो ये एक आप कह सकते हैं कि हज़ारों साल की या सैकड़ों साल की एक सेंचुरीज़ आफ्टर सेंचुरीज़ इनके कम्बिनेशन से ये स्ट्रेटजीज़ वजूद में आई हैं। तो बहरहाल अगेन इट वेरीज़ फ्राम रीजन टू रीजन एंड अक्रॉस द रीजन एंड विद इन द एंड इट वेरीज़ विद इन द सेम रीजन। और particularly in relation to production shocks, risk management strategy used by small farmer different according to when they are applied। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो ख़ास तौर पे प्रोडक्शन शॉक्स होते हैं, जो मैंने प्रोडक्शन रिस्क्स की बात की है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यील्ड को कम करते हैं या प्रोडक्शन को कम करते हैं या इस तरह की चीज़ों को कम करते हैं, तो ये इसके रिलेटेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जितनी होती हैं ये डिपेंड करती है कि वो कब अप्लाई की गई है, क्या वो टाइमली अप्लाई की गई है या नहीं। तो यहाँ से हमारे पास कुछ कंसेप्ट ओरिजिनेट होते हैं जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो देखते हैं वो क्या है। अच्छा जी, इसमें से एक्स एंटे अप्रोच है और एक एक्स पोस्ट अप्रोच है कि जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं एक्स एंटे ये होती है कि बेस्ड ऑन द फोरकास्ट, बेस्ड ऑन द फोरकास्ट, बेस्ड ऑन द मतलब जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है फार्मर को, या पास्ट या हम डिफरेंट किस्म की जो फार्मर की आप कह सकते हैं कि वो फोरकास्टिंग जो करता है, तो उसकी बेस पे जो स्ट्रेटजीज अडेप्ट करता है उसको एक्स एंटे अप्रोच कहते हैं। मेजर एम्फेसिस ऑन एक्स एंटे अप्रोच इज डिज़ाइन टू इंश्योर द फार्म हाउस होल्ड अगेंस्ट द डाउन साइड शॉक्स बिफोर द अकर। यानी कि अब ये और ये किसी हद तक फोरकास्टिंग जो हो, अगर फोरकास्टिंग का नॉलेज अगर देखा जाए तो ये भी किसी हद तक जो है फार्मर की या एक वो पास नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगेन ये एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर बेस नहीं कर रहा होता, ये वो रिस्क्स होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो फ्यूचर शॉक्स के रिलेटेड होती हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फार्मर ये परसीव करता है कि इस दफ़ा जो है वो बारिशें कम होंगी, तो जब इस तरह की एक्स एंटे अप्रोचेज़ होंगी या फार्मर समझता है कि प्राइजेज़ इस दफ़ा अच्छी नहीं मिलेंगी इस क्रॉप की, एक पर्टिकुलर क्रॉप की, या फार्मर ये देखता है कि वो कुछ इस तरह की फोरकास्टिंग करता है, खुद करता है, या सम टाइम ये एक सेंटे अप्रोच या गवर्नमेंट बता देती है कि इस दफ़ा जो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी या सर्दी ज़्यादा होगी या ये जो है वो हमें कुछ शॉक्स बियर करने पड़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास चूँकि वेल एस्टेब्लिश्ड एक क्लाइमेटिक अदारा होता है या वेदर फोरकास्टिंग के रिलेटेड उनका फुल फ्लेज अदारा होता है जो वो बता देते हैं, लेकिन सम हाउ फार्मर भी ये परसीव करता है, उसका भी कुछ नॉलेज होता है, उसकी भी चीज़ें होती हैं जो शॉक्स को अकर होने से पहले ही वो कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट करता है, फोरकास्ट करता है और उसकी बेस पे कुछ सेक्शंस लेता है। अगर वो फॉर एग्जांपल समझता है कि बारिशें नहीं होगी तो वो फिर उसके लिए अल्टरनेटिव को ट्यूबवेल्स या कोई नहरी पानी या कुछ इस तरह की वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स या वाटर टॉलरेंट वैराइटीज़ वो यूज़ कर सकता है। ये एक्स एंटे अप्रोच है। वंस अ शॉक इज़ अपेरेंट, अगर वो विजिबल हो जाए, इंटरेक्टिव अप्रोच इन्वॉल्विंग द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर यूज। जब उसे वाकई पता चल जाए कि अच्छा गवर्नमेंट भी कह रही है, मेरी भी ये है, लोग भी इस तरह की स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट किस्म की इंटरेक्टिव अप्रोच यूज़ करता है, एक से ज़्यादा कम्बिनेशन को यूज़ करता है। लेकिन अगर शॉक्स अकर्ड हो जाए, आफ्टर द शॉक्स हैज अकर्ड, फिर एक्स पोस्ट अप्रोच यूज़ की जाती है। वो जो एक्स एंटे अप्रोच के उल्ट जो चीज़ है वो एक्स पोस्ट है। मतलब एक्स एंटे अप्रोच बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग नॉट ऑन एक्चुअल फैक्ट्स, ये एक्स पोस्ट उसके उल्ट है कि बेस्ड ऑन द एक्चुअल फैक्ट्स नॉट ऑन द फोरकास्टिंग। तो ये उसका पास्ट नॉलेज होता है। फॉर एग्जांपल फार्मर देखता है कि पिछले साल जो है वो प्राइजेस कम जो है वो मिली हैं, तो मोस्टली लोगों ने क्या किया होगा कि वो उन्होंने उस क्रॉप को कम उगाया होगा। ये उसकी अपनी प्रेडिक्शन है कि हो सकता है वो उसी साल भी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रॉप, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक गाजर की एग्जांपल ले रहे हैं
तो अगर फार्मर की ये जो पास्ट जो फैक्ट्स हैं कि अगर उसकी प्राइसेस कम मिली, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर विजिलेंट फार्मर्स हैं, अगर स्मार्ट फार्मर है, तो वो ये देखेगा कि दूसरे बहुत से लोगों ने कैरेट की प्रोडक्शंस को कम कर दी होगा, मैं पहले भी 5 एकड़ लगाया, अभी 5 एकड़ लगाऊंगा ताकि मुझे इसकी ज़्यादा प्राइस मिली। तो ये उसकी एक अपने नॉलेज की बेस पे, उसकी अवेयरनेस, उसकी एक्सपीरियंस की बेस पे उसकी अप्रोच हो सकती है। लेकिन एक्स पोस्ट अप्रोच ऑफ द कंपनसेटरी नेचर्स आर अप्लाइड टू इंश्योर फार्म हाउस होल्ड सर्वाइवल। इसमें हम जो टेबल्स और नेक्स्ट स्लाइड्स उसको हम देखेंगे कि वो कौन सी एक्स एंटे और एक्स पोस्ट अप्रोच होती है इन लेवल बाय टाइम फ्रेमवर्क द वेरियस अप्रोचेस टू रिस्क मैनेजमेंट टिपिकली टेकन बाय द स्मॉल फार्मर। और ये जो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं ये मोस्टली स्मॉल फार्मर जो है वो अडेप्ट करता है एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। आल्दो के ये वर्डिंग जो है फार्मर इतनी यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको एज ए पॉलिसी मेकिंग पता होना चाहिए कि कौन सी एक्स एंटे अप्रोच यूज़ की है और कौन सी एक्स पोस्ट अप्रोच यूज़ की गई है और ये कौन कौन सी हो सकती हैं। अगेन मैं इसको इन नेट शेल बात करूं तो एक्स एंटे बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग नॉट ऑन एक्चुअल फैक्ट्स, बट एक्स पोस्ट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल फैक्ट नॉट बेस्ड ऑन द व्हाट वी कैन से द फोरकास्टिंग। ये है कुछ जी आपका लेवल है। प्लांट लेवल पे बात की जाए तो एक्स एंटे अप्रोच ये हो सकती है बेस्ड ऑन द आप कहते हैं फोरकास्टिंग, तो वो वराइटल सिलेक्शन ऑफ फॉर स्ट्रेस रेजिस्टेंस और टॉलरेंस वराइटीज़ के प्लांट लेवल पे फार्मर ये देखता है कि उसकी जो फोरकास्टिंग है कि ये जो ट्रेडिशनल वीट के जो ब्रीड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ट्रेडिशनल वैरायटीज़ यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं किसी लेबॉर्ट्री से टेस्टेड या वाटर टॉलरेंट वैरायटीज़ या जो हीट टॉलरेंट वैरायटीज़ भी हैं या स्ट्रेस रेजिस्टेंस वैरायटीज़ मैं अगर ये एक्स एंटे अप्रोच है कि फार्मर पहले ही समझता है कि ये चीज़ें जो है वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है या एक्सट्रीम वेदर होता जा रहा है और मेरी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ जो है वो काम नहीं कर रही, तो वो कुछ ऐसी लेटेस्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है, वो ऐसा बीज ले सकता है जो टेस्टेड हो, या वो रिकमेंडेड सीड या मतलब ऐसे सीड्स और ऐसी क्रॉप की वैरायटीज़ मौजूद हैं जो वाटर टॉलरेंट हो। अगर फार्मर ये देखता है कि वाटर कम हो जाएगा यानी कि बारिशें कम होगी या पानी कम होगा, तो वो डेफिनेटली एक रैशनल फार्मर जो है ऐसी वैरायटीज़ की सिलेक्शन करेगा जो वाटर रेजिस्टेंस हो। अगर वो ये फोरकास्ट करता है कि वेदर जो है बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो जो हीट टॉलरेंस वैरायटी जो वो यूज़ करेगा। अगर वो ये समझता है कि ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो अपनी क्रॉप को चेंज कर सकता है। तो ये वराइटल सिलेक्शन ये क्रॉप वैरायटी को भी चेंज कर सकता है कि मैं पहले ये हो सकता है कि मेरी वीट जो है वो सूटेबल ना हो, लेकिन ऐसी क्रॉप्स अवेलेबल होती हैं जो ज़्यादा हीट में ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो इसकी जो इंटरेक्टिव अप्रोच होती है रीप्लांटिंग विद अर्लियर मैच्योर वैरायटीज़। अब अगर चूँकि उसको पता चल रहा, और ये ख़ास तौर पे ये रीप्लांटिंग ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये फार्मिंग कम्युनिटीज़ के अंदर अगेती और पछेती के नाम से जानी जाती है। ये जो रीप्लांटिंग विद अर्लियर मैच्योर वैरायटीज़ है, तो ये अगेती जो लोग करते हैं, अगेती का मतलब होता है पंजाबी का वर्ड है कि पहले उसको, क्योंकि ये ख़ास तौर पे डिफरेंट वैरायटीज़ के अंदर ये टर्म्स यूज़ हो रही हैं। और इसका ये है कि जो हमारा समर सीज़न है ये बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से समर सीज़न बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या होगा कि वो पहले जो है वो काश्त पहले कर देगा ताकि मैं जल्दी जो है वो एक सूटेबल वेदर में इसको अपनी जो क्रॉप्स को लगाऊं सूटेबल वेदर में, ताकि वो जल्दी फिर डेफिनेटली अगर 1 दिसंबर में वीट लगाई जाती है जो पहले आज से हो सकता है 50 साल पहले लगा दी जाती हो, लेकिन चूँकि सर्दियों का सीज़न कम हो गया, गर्मियों का ज़्यादा हो गया, तो दिसंबर की बजाय वो नवंबर में लगा रहे हैं। और नवंबर में जो चीज़ लगाई होगी तो डेफिनेटली जो चीज़ आप कह लें मई में आनी है वो अप्रैल में ही उसकी प्रोडक्शन आ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं इसकी, चूँकि वैराइटल सिलेक्शन की एक्स पोस्ट कोई नहीं होती, वैरायटी लगा दी है तो लगा दी है, ज़ाया होगी नहीं होगी, तो एक्स पोस्ट इसकी नहीं होती।
इसी तरह एनिमल के रिलेटेड जो है यूज़ ऑफ टॉलरेंट ब्रीड्स एंड टाइप्स ये एनिमल्स के अंदर भी इस तरह की ब्रीड्स आ चुकी हैं जो आप कह लें कि ख़ास तौर पे ब्रायलर ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया तो ब्रायलर सारा ख़त्म हो गया। तो इसके लिए जो है वो पिछले 20 सालों से कंट्रोल शेड्स के नाम से नई पोल्ट्री फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुई। तो पहले ये होता था कि जो ओपन शेड्स होते थे उससे अगर थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ तो सारा फ्लॉक मरने का ख़तरा होता है। तो इसमें भी टॉलरेंट ब्रीड्स कौन सी होती है कि आप कंट्रोल शेड्स के अंदर करें। तो इसको और भी क्या किया जा सकता है कि अगर आपके पास बफलोज़ हैं, गायें हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं तो इसकी इंटरेक्टिव अप्रोच ये हो सकती है कि अच्छा जी बेच दो इसे। पता है कि आगे कुछ इस तरह की बीमारियां आने वाली हैं जानवरों को, तो इसकी इंटरेक्टिव अप्रोच ये हो सकती है कि ठीक है जी अपना जो स्टॉक है क्रॉप का भी हो सकता है और एनिमल्स का भी हो सकता है, इसको ख़त्म करो, इसको कम कर दो। इसी तरह मतलब पिछले दिनों में ये हुआ था कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बारे में फार्मर फोरकास्ट करते हैं कि जी नई गवर्नमेंट्स आएगी तो ये बूस्टर और जानवरों को टीके लगाने वाले जो ख़त्म कर देगी। तो वो क्या करते हैं, वो अपना स्टॉक भेज देते हैं जी, इतना मुश्किल काम नहीं होता। प्लॉट उसके बाद प्लॉट रीसाइजिंग भी एक बहुत बड़ी जो होती है वो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ होती है। इसमें ये है कि अर्ली स्टैगर्ड प्लांटिंग डेट्स को प्लांटिंग, जैसे मैंने अगेती की बात की, तो इसकी इंटरेक्टिव अप्रोच ये हो सकती है चेंज क्रॉप विद रीप्लांटिंग, कि आप क्रॉप की टाइप को चेंज करें। आप क्रॉप जो है पहले अगर वीट लगा रहे हैं तो उसकी जगह पे कुछ और आप लगा सकते हैं, गन्ना लगा सकते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर इसकी एक्स पोस्ट अप्रोच होती है, अगर ये फेल हो जाए, अगर आपने नई क्रॉप जो है वो नई क्रॉप की तरफ गए हैं, अगर ये फेल हो गई है तो इसकी एक्स पोस्ट अप्रोच ये है कि आप उसको ज़ाया ना करें, उसको उसके ऊपर ग्रेजिंग कर दें। ठीक है, आपके जो प्लाट्स फेल हो चुके हैं जिनमें क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई, जब एक्सपेक्टेड वो आपको यील्ड नहीं देगा, उसके ऊपर ज़्यादा खपत करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटर ये है कि अपने जानवरों को खिला दें। ये एक्स पोस्ट अप्रोच हो सकती है व्हेंस द शॉक हैज़ अकर्ड। पता है फॉरकास्टिंग बेस पे ये क्रॉप और नई ब्रीड जो है ज़ाया हो सकती है, बजाय कि उसको जो है वो दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें लगाने से बेटर है। और बहुत से फार्मर ऐसे करते हैं जिनकी वीड्स बहुत ज़्यादा उग जाती हैं जिनकी फसलों में, तो वो क्या करते हैं, अच्छा जी क्या देगी 10 मन या 12 मन, और हम इतनी देर क्यों लैंड को जो है वो ऑक्यूपाइड रखें, तो वो काटते हैं और जानवरों को डाल देते हैं। लो हिल डेनेसिटी, हिल के ऊपर इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। तो चेंजिंग प्लांट डेंसिटी थ्रू द थिनिंग एंड रीप्लांटिंग, के उसको जिस तरह शुगर केन में ख़ास तौर पे होता है कि इसको एक ख़ास फासले पे इसको लगाएं ताकि वो अच्छी यील्ड दे। तो इसकी एक्स पोस्ट अप्रोच ये हो सकती है कि लेट प्लांट फॉर फॉरेज प्रोडक्शन, के आप जो फॉरेज होता है या फोडर होता है उसकी प्रोडक्शन के लिए जो है प्लांटिंग करें, लेट प्लांटिंग कर लें। उसके बाद एक्स एंटी अप्रोच और क्या हो सकती हैं, वो हाई सीडिंग रेट, ज़्यादा से ज़्यादा बीज डालें ताकि अगर कुछ ना भी उगे तो बाकी आपकी अच्छी प्रोडक्शन रहे। इंटरक्रॉपिंग करें, सरगोदा में बहुत ज़्यादा हो रही है कि वो किन्नू के बाग के अंदर जो है वो फोडर लगा देते हैं या वो गंदम लगाते हैं एक ही क्रॉप के अंदर। सबसे बड़ी इंटरक्रॉपिंग जो हो रही है पाकिस्तान में वो गन्ने में है। गन्ने के अंदर क्या क्या लग जाता है, 3-4 किस्म की फसलें लग जाती हैं, उसमें अनियन भी लग जाता है, कुछ और 2-4 किस्म की फसलें लग जाती है। तो हाई किस्म की डाइवर्सिफिकेशन इंटरक्रॉपिंग है ये हो रही है। रन ऑफ मैनेजमेंट है। रन ऑफ मैनेजमेंट ये है कि अगर आपकी वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स के रिलेटेड है कि अगर वाटर रन ऑफ है, अगर वाटर को उसका रन ऑफ हो रहा है, अगर वो ज़्यादा वाटर जो है वो मतलब सैंडी सॉइल जो होती हैं उसके लिए आप कुछ जो है वाटर मैनेजमेंट टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलेड फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन आप ये देखते हैं, और ये भी एक एंटी अप्रोच है कि आप फर्टिलाइज़र को थोड़ा सा डिले कर देते हैं इसकी एप्लीकेशन को। उसके बाद है जी आपकी दूसरी ऐसा तो नहीं है मैं आगे भाग गए हैं, ठीक है।
अच्छा जी, फार्म, उसके बाद डिवर्सिफाइड क्रॉप है, ये भी एक्स एंटे अप्रोच है, तो ये की जा सकती है। शर्टिंग क्रॉप्स इसके लगाई जा सकती हैं, मतलब ये फाइबर क्रॉप जिसे कॉटन कहते हैं, तो ये लगाई जा सकती है। और एक्स एंटे अप्रोच ये है कि आप लोकल नॉन फार्मिंग बिजनेस करें, तो ये एक्स एंटे अप्रोच हो सकती है। लैंड टाइप डिवर्सिफिकेशन, जो हमने इसकी बात पहले कर चुके हैं, लैंड के रिलेटेड एक ही लैंड के ऊपर ज़्यादा क्रॉप्स लगाएं या डिफरेंट लैंड साइज़ के ऊपर डिफरेंट क्रॉप्स लगाएं। प्लाट फ्रीगमेंटेशन भी की जा सकती है, प्लाट्स को रीसाइजिंग किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे ये वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ भी की जा सकती है कि बजाय कि आप 1 एकड़ का या 2 एकड़ का या 1 हेक्टेयर का प्लांट की बजाय बेटर है कि उसको 1-1 कनाल का या 2-2 कनाल का आप प्लाटिंग कर लें, रीसाइजिंग कर लें, ताकि वाटर रन ऑफ जो है वो कम हो सके। दूसरी हाउस होल्ड या विलेज या रीजन लेवल पे भी कुछ एक्स एंटी अप्रोच होती है। बाकी सारी तो फार्मर करता है, लेकिन हाउस होल्ड विलेज या रीजन लेवल पे सीरियल स्टॉक्स रखा जा सकता है। विलेज लेवल में कुछ इस तरह के लोग करते भी हैं। इसमें ऑफ फार्म वर्क किया जा सकता है, इंटरेक्टिव अप्रोच, कि आप क्रॉप्स भी उगाएँ, सीरियल क्रॉप भी उगाएँ और साथ जो है ऑफ कुछ और काम भी कर लें। सीरियल रेशनिंग की जा सकती है कि उसको आप अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सीरियल स्टॉक्स है आपका। अच्छा, उसके बाद लाइफ स्टॉक एज अ फंजिबल एसेट्स, के फंजिबल एसेट्स ये होते हैं कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी बात की कि जो ट्रेडेबल हो, आप उसके बदले एक किस्म का लिक्विड एसेट होता है, जैसे क्रॉप्स हो सकती है, सीरियल क्रॉप, ये किसी भी वक्त आप बेच के उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसके बदले में कुछ चीज़ ले सकते हैं। मतलब ये सबसे बड़ा फंजिबल एसेट जो है वो वीट है। मतलब आपको खुराक की भी ज़रूरत है, हांडी भी बनानी है, तो आप 2 किलो दाने लेकर जाते हैं दुकान पे और जाके वहाँ से टमाटर भी ले आते हैं, सब्ज़ी भी ले आते हैं और घी भी ले आते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फंजिबल एसेट्स हैं। और फार्मर को ये फंजिबल एसेट्स जो है वो हाउस होल्ड लेवल पे भी वो लोग रखते हैं, विलेज लेवल पे भी और रीजन लेवल पे भी। और ये इसलिए ये फंजिबल एसेट्स राइस हो सकते हैं, आपकी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, राइस हो सकता है, वीट हो सकता है, अनियंस हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद लाइफ स्टॉक के रिलेटेड लाइफ स्टॉक को भी एज ए फंजिबल एसेट यूज़ किया जा सकता है। तो इसको आप एक्सपोस्ट अप्रोच ये है कि आप इसको सेल करें या माइग्रेशन कर जाएं। तो ये एक्सट्रीम केस में है, आपको फार्मिंग कुछ दे ही नहीं रहा, तो बेटर ये है कि विलेजेस से शहरों की तरफ मूव करें। तो ये भी एक बड़ी अप्रोच है और ये बड़ी अप्रोच यूज़ की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, सोशल नेटवर्क्स बनाएं, पहले भी मैंने कहा था, तो सोशल नेटवर्क्स जो है वो इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। तो सोशल नेटवर्क्स में एक्सपोस्ट अप्रोच ये है, आप दूसरों का ख्याल रखें, फूड को ट्रांसफ़र करें, अपने पड़ोसियों को खाना दें और उनको गिफ्ट दें। अगर ये नहीं करना तो फिर एड दें, ठीक है। तो इसके बाद नॉन फार्म वर्क है, ये भी विलेज लेवल पे, इसको रीजन लेवल पे किया जा सकता है। गवर्नमेंट्स इसके ऊपर जो है वर्क कर सकती है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ या इस तरह की चीज़ें जो है इसको प्रमोट किया जा सकता है रीजन लेवल के ऊपर। ये थी हमारी एक्स एंटी और एक्स पोस्ट अप्रोचेस जी। इसके बाद हम अगर कुछ और बात करें, हमने बात की थी पहले अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ की। हमने ये पहले पढ़ी है, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड हमने बात की थी कि अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। तो ये अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ये जो सीसी नज़र आ रहा है ये एक्चुअली क्लाइमेट चेंज है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज को भी रिस्क कहा गया है कि इट्स अ रिस्क, राइट। तो बेनिफिट ऑफ अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स में आ जाएगा, चूँकि क्लाइमेट चेंज रिस्क है। और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड 2 चीज़ें होती हैं, एक अडेप्टेशन होती है और एक मिटिगेशन होती है। अडेप्टेशन जो होती है वो फार्म या इंडिविजुअल या प्राइवेट लेवल पे होती है और मोस्टली मिटिगेशन गवर्नमेंट लेवल पे होती है। मिटिगेशन का मकसद ये होता है कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना। एनी एफर्ट दैट रिड्यूस द कार्बन एमिशन इज़ द मिटिगेशन, एंड
any private strategy, any private or individual or autonomous adaptation, कि ऐसी जो प्राइवेट लेवल पे की जाए, तो प्राइवेट लेवल पे जब की जाए तो इसके ऊपर एक इकोनॉमिक थ्योरी इन्वॉल्व होती है, जिसे हम कहते हैं कि प्राइवेट पर्सन इसलिए अडेप्टेशन करता है, इसलिए क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करता है, क्योंकि उसका ओन सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हैं? तो सबसे बड़ी अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ हैं चेंजिंग क्रॉप वैरायटी। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं। तो सस्टेनेबल टूल फॉर प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज शॉक्स, मोर यील्ड रिटर्न, क्रॉप स्विचिंग, मोर प्रॉफिट, फूड सिक्योरिटी बाय स्विचिंग क्रॉप्स। इससे जो है वो ये बेनिफिट है क्रॉप स्विचिंग का, कि आप एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप की तरफ चले जाते हैं। इसका क्या बेनिफिट होता है, ये भी हम चूँकि इसको हम रिस्क, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज रिस्क है, तो इसके रिलेटेड जो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए अडेप्टेशन और मिटिगेशन दो चीज़ें हैं, अगेन बता रहा हूँ। तो क्रॉप स्विचिंग जो है ये भी एक अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ है। इट हैज़ मोर प्रॉफिट, अगर आप क्रॉप स्विचिंग करते हैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और फार्मर को फूड सिक्योरिटी बाय स्विचिंग क्रॉप्स विद मोर सूटेबल एंड बेनिफिशियल क्रॉप्स। उसके बाद है अल्ट्रेशन इन क्रॉप टाइमिंग, वही जो हमने बात की है कि अगेती और पछेती इस तरह की चीज़ें लगाएं। हेल्प टू एस्केप फ्राम द डबल एक्सपोजर वर्किंग इन हॉट सन और क्रॉप लॉस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, के अगर आप क्रॉप टाइमिंग को चेंज करते हैं तो ये अगर अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इससे बेनिफिट ये होती है कि एक फार्मर का जो डबल एक्सपोजर होता है, एक वर्किंग इन द हॉट सन और एक फार्मर को दूसरा जो लॉस होता है क्रॉप लॉस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, एक कि उसकी हेल्थ जो अगर वो हॉट सन में काम करेगा उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब होगी। एक फार्मर इससे बचता है अगर क्रॉप टाइमिंग को चेंज करता है, और दूसरा क्रॉप की जो लॉसेस और इनकम लॉसेस होते हैं उससे बच जाता है। तो डेफिनेटली विच इंक्रीज़ द फार्मर नेट रिटर्न, इससे फार्मर के नेट रिटर्न इंक्रीज़ होते हैं। उसके बाद आता है जी डिवर्सिफाइंग क्रॉप, ये हमने पहले भी बात की है। तो ये इंश्योर डबल बेनिफिट्स, इसके ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मतलब अगर आपने इंटरक्रॉपिंग की है या आपने मल्टीपल क्रॉप्स लगाई हैं तो आपको एक से ज़्यादा रिटर्न्स हासिल हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो इंटरक्रॉपिंग है, सॉइल हेल्थ बिकम साउंड एंड सप्लीमेंट्री क्रॉप इंक्रीजिंग। इस तरह की जो सप्लीमेंट्री क्रॉप्स, दो तीन तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक सप्लीमेंट्री क्रॉप्स होती है, कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स होती है, कंपीटिंग क्रॉप होती हैं। जो ख़ास तौर पे सप्लीमेंट्री क्रॉप्स होती हैं, सप्लीमेंट्री एग्रीकल्चर होती है, वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं। जब आप डिवर्सिफाइंग क्रॉप्स करते हैं, मतलब अगर आपके पास मैंगो ऑर्चर्ड है, अगर आपके पास जो है वो इस तरह की आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड्स है, अगर उसके साथ आप हनी बी प्रोडक्शन कर देते हैं, तो ख़ास तौर पे जब हनी बी प्रोडक्शन करते हैं तो वो मस्टर्ड जो आपने जो सरसों का जो फसल है वो अगर आपने साथ लगाई हुई है, और हनी बी अगर आपने प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने कुछ इस तरह के डब्बे रखे हुए हैं जिसमें हनी बी आप हाइव्स लेते हैं, यानी कि आप वहाँ पे खुद बनाते हैं, या आप जो क्वीन बी होती है उसको रख देते हैं, तो मक्खियाँ बाकी दूसरी खुद ब खुद आ जाती हैं। अगर ये काम किया जाए, एक ये है कि क्रॉप्स की जो हनी बीज होती हैं, ये सबसे बड़ी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी भी ये है कि किस तरह सप्लीमेंट्री क्रॉप्स होती हैं, या मतलब इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी ये फेमस टॉपिक है। तो जब एक क्रॉप जो है आप उस साथ लगाते हैं, तो हनी बी जो है वो जो पोलिनेशन में हेल्प करता है, जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ जाता है, तो इसी तरह हनी बी की प्रोडक्शन ज़ाते खुद जो है इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है जिसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी कहते हैं। तो अडेप्टेशन या मिटिगेशन सबसे बड़ी जो है वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। अच्छा जी, सप्लीमेंट्री क्रॉप, अगर सप्लीमेंट्री क्रॉप्स हो तो डेफिनेटली फार्मर की प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन रिस्क कम होता है। आगे स्पोर्टिंग सप्लीमेंट्री क्रॉप बाय शेयरिंग इनपुट्स, अगर इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब लेबर जो है वो शेयर हो जाती है। अगर एक या 5 एकड़ के ऊपर एक लेबर है,
अगर इंटरक्रॉपिंग करेगा तो उसको ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह फर्टिलाइज़र शेयर हो जाएगी। इस तरह इनपुट्स बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ट्रैक्टर है वो 5 एकड़ के लिए भी करेंगे। अगर इंटरक्रॉप 5 क्रॉप्स अगर 5 एकड़ में लगाई हैं, अगर आप 10 क्रॉप्स भी लगा लें इंटरक्रॉपिंग के ज़रिए तो वही ट्रैक्टर काफ़ी होगा। यानी कि इनपुट्स भी शेयर हो जाती हैं, विच इंश्योर द मोर यील्ड हेल्प इन मिनिमाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेज। तो इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट्स एक और भी है कि ग्रीन हाउस गैसेज को ये कम करता है। उसके बाद आ जाता है जी वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स के। अगर ये जो अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, इसका भी सबसे बड़ा ये भी रिस्क को क्लाइमेटिक चेंज, जो क्लाइमेटिक रिस्क है ये भी उसको कम करती है। तो वाटर है, जैसे वाटर इंक्रीज़ कर देना, या फार्मर एक दूसरे के साथ वाटर को शेयर कर लेते हैं, या मतलब मुझे इस वीक में पानी की ज़रूरत नहीं है तो मैं अपने फेलो फार्मर को दे देता हूँ, तो वो नेक्स्ट जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उससे ले सकता हूँ। तो इस तरह सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं जो मतलब उसमें सॉइल को कंजर्व करते हैं, या उसमें मन्योर एप्लीकेशन करते हैं, रूरी वगैरह डालते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आप कहते हैं जे कुछ इस तरह की फर्टिलाइज़र डाल के, या कुछ और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं जो सॉइल की हेल्थ को ठीक करें, वो सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं। तो ये क्या करती है, इंक्रीज़ यील्ड, मोर इरिगेशन वाटर अवेलेबल होता है अगर ये आप स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं, और यू कैन हार्वेस्ट द रेन वाटर। इससे क्या हो सकता है, बेनिफिट क्या है, अगर आप सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो आप रेन वाटर को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। और ये बेनिफिट्स ये होगा कि जब आपको वाटर शॉर्टेज हो तो आप उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो एक आपके पास ये चीज़ होगी। इस तरह जो प्लांट शेडेड ट्रीज़ हैं, इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ इसके ऊपर अवेलेबल हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो प्लांट शेडेड ट्रीज़ अगर आप अपनी जो लैंड है उसके ऊपर अगर आप ट्रीज़ लगाते हैं, ठीक है ना, शेडेड ट्रीज़ लगाते हैं, सबसे बड़ा उसका जो सॉइल कवर, मतलब ये है कि उसमें जो वाटर रन ऑफ होता है, या ये सॉइल को होल्ड करके रखती है। ये तो हमने शायद बचपन में भी पढ़ा हो कि जंगलात के क्या फ़ायदे हैं, तो वो रन ऑफ को या फ्लड्स को आने में रोकता है। इसके बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। वाटर रन ऑफ को कम करता है, इंक्रीज सॉइल पोरोसिटी जो है उसको इंक्रीज़ करता है, और सॉइल को फर्टाइल भी करता है। और जब ये चीज़ें हों, और ख़ास तौर पे जब आप ट्री प्लांटेशन करते हैं तो उस ट्री प्लांटेशन में गर्मियों में उसके नीचे आप जानवर वगैरह भी बांध सकते हैं, तो ये भी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो जब ये सारी चीज़ें हों, हैंस मोर यील्ड एंड रिटर्न एंड रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज, और सबसे बड़ा बेनिफिट्स फार्मर को इससे ज़्यादा रिटर्न होंगे। और बजाते खुद अगर वो दरख्त उसने ज़्यादा लगाए हुए हैं तो वो 5-10 साल के बाद ये एक हेल्दी अमाउंट है दरख्तों की, टिम्बर वगैरह को सेल करके भी फार्मर इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकता है, और इससे डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैसेस कम होती हैं। उसके बाद चेंज इनपुट मिक्स। तो अगर आप इनपुट मिक्स को चेंज करते हैं, जैसे हमने कहा कि लेस रिस्की इनपुट्स को यूज़ करना, डिफरेंट कम्बिनेशंस आप एज ए फार्मर देखते रहते हैं कि मैं मेरी जो है वो कौन सी सॉइल के लिए कितनी इनपुट्स रिक्वायर होती हैं, ख़ास तौर पे फर्टिलाइज़र के रिलेटेड। तो इनपुट जो होती हैं उनके मिक्स को अल्टरनेटिवली वो यूज़ करता है कि कहाँ पे मैं अपने इनपुट्स को बेस्ट यूज़ करूँ, और उनके कौन से कम्बिनेशन मुझे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे। तो ये इंश्योर करता है गुड प्रोडक्शंस एंड हाई रिटर्न्स। तो ये बेनिफिट्स हैं जो लिटरेचर व्यू से मैंने निकाले हैं कुछ अपने नॉलेज की बेस पे, कि चूँकि क्लाइमेट चेंज एक रिस्क होता है, तो इस रिस्क को ये मैनेज करने के लिए अडेप्टेशन टेक्निक्स होती हैं, जो गालबन हमने पीछे किसी लेक्चर्स में बात की थी कि जब हमने क्लाइमेट चेंज की बात की, जब हमने इन्वायरमेंट की बात की, जब हमने इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर नेक्सेस की बात की, तो उसमें हमने सिर्फ ये देखा था कि ये अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ होती हैं, और ये अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज अल्टीमेटली कैन बी हेल्पफुल, एंड वी कैन से दैट दीज आर द मैनेजमेंट टेक्निक्स
ये वो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिससे क्लाइमेटिक चेंज रिस्क को कम किया जा सकता है, जिससे आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बेनिफिट्स होते हैं। और ये भी एक इकोनॉमिक थ्योरी है कि जब फार्मर्स, जब इंडिविजुअल, जब प्राइवेट लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, ये देखें ना कि इन सारी टेक्निक्स के अंदर फार्मर का सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और इसलिए दे हैव द मोर बेनिफिट्स। तो ये हैं अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़, और ये अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ वी कैन से दैट द these are the management strategies to climate change risk, राइट। हम इसको अडेप्टेशन की बजाय यहाँ पे हम आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ टू क्लाइमेट चेंज रिस्क। तो ये भी है, और ये इसके हमने बेनिफिट्स देख लिए। तो रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ के रिलेटेड हमने और भी एलेबोरेट कर लिया इन चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। Please stay away from corona and wash your hand frequently और listen these slides very carefully। ये लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे आके हमने कंक्लूड कर दिया कि किस तरीके से क्या आपकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं जिससे जो है वो क्लाइमेट चेंज रिस्क कम किया जा सकता है, किस तरीके से एक्स एंटे और एक्स पोस्ट अप्रोचेस डिफरेंट अडॉप्ट की जा रही हैं स्मॉल फार्मिंग के अंदर, और किस तरीके से और कौन सी टाइमिंग, ये एज ए पॉलिसी मेकर्स आपको पता होना चाहिए इन स्ट्रेटजीज़ का। और एज ए गुड इकोनॉमिस्ट अगर आप पॉलिसी मेकिंग में जाते हैं तो आपको सारी अप्रोचेस का पता हो ताकि आप एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर सकें। थैंक यू वेरी मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।